जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं रवि आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्पण जिसे कि हम लोग मिरर बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या है वो समझ लीजिए पहले आप लोग। वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को निश्चित रूप से नियमानुसार परिवर्तन करता है। देखिए, जो प्रकाश को निश्चित रूप से परावर्तन करता हो और नियमानुसार परावर्तन करता हो उसे ही हम क्या कहेंगे? दर्पण। उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं और गोलीय दर्पण जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो अर्थात प्लेन हो, उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, एकदम प्लेन है इसका परावर्तक सतह और ये हो गया रजतित भाग। ये जो इस तरह से किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? रजतित भाग बोलते हैं। इसका मतलब होता है रंगा हुआ, अर्थात कि कोई भी जो दर्पण होता है उसका एक भाग रंगा हुआ होता है और दूसरी भाग प्लेन होता है, जिसमें कि हम लोग उस अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो रजतित भाग का मतलब क्या हुआ? रंगा हुआ भाग। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर में, अर्थात गोलीय दर्पण। देखिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, क्या है? किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं समतल दर्पण से संबंधित एक स्पेशल वीडियो मैं बना चुका हूं। वो है पार्ट 4 वीडियो। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वो पार्ट 4 वीडियो देख लीजिए। समतल दर्पण बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने समतल दर्पण को बहुत ही अच्छा तरीका से, उसका विशेषता, उसका उपयोग, उसका डिफिनेशन, ठीक है ना, इसमें प्रकाश कैसे परावर्तन होता है, सभी कुछ मैंने अच्छा से समझा दिया है। तो समतल दर्पण को अच्छा से विस्तार पूर्वक जानने के लिए प्लीज़ आप लोग पार्ट 4 वीडियो देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है पार्ट 4 वीडियो देख लीजिए, या नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप वीडियो को ढूंढ लीजिए, पार्ट 4 वीडियो कौन है, और उसको अच्छा से देख लीजिएगा। अगर यदि आप अच्छा से देख लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद वीडियो साबित होगा ये। गोलीय दर्पण देखिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब चलिए इसको कुछ फिगर में हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण को समझने के लिए इसको पहले समझिए। जैसा कि आप लोग प्रकाल से एक वृत्त खींचे होंगे, यहाँ प्रकाल का नोक रखते हैं और यहाँ ये इस तरह से पेंसिल का नोक रख के इस तरह से जो चारों तरफ घुमा के एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, सर्कल। तो जहाँ पर हम लोग ये प्रकाल का नोक रखते हैं वो हो गया सेंटर। इसको क्या कहेंगे? केंद्र। इसको क्या हम कहेंगे? केंद्र कहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? केंद्र। केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। अब देखिए, त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है? ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या। इसको केंद्र को O नाम दे देते हैं और यहाँ पर A नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या नाम दे दिए? A। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ तक, यानी कि OA को क्या कहेंगे? त्रिज्या। OA क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या, ठीक है ना। अब समझिए, इसी को अगर जो हम इस तरह से आधा आधा दो भाग में बांट देंगे, दो टुकड़ा में बांट देंगे, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होगा हमको? इसको समझिए। जब हम इसको दो टुकड़ा में बांट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक तो भाग हमें इस तरीका का प्राप्त होगा, ठीक है, और दूसरा भाग हमें इस तरीका का प्राप्त होगा, और दोनों को मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा?
वृत्त बन जाएगा। थोड़ा सा अब अच्छा से समझिए, यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या ही हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये वाला भाग हो गया O, और यहाँ नाम दे देते हैं B। यहाँ क्या नाम दे दिए B, और यहाँ पर O। तो OA भी ये क्या हो गया, त्रिज्या। क्या हो गया, ये त्रिज्या। ठीक है, और इधर भी तो नाम क्या था, OA, ये भी क्या हो गया, त्रिज्या। अब समझिए थोड़ा, जब हम इसको बाहर से रंग देंगे, इसको किधर से रंग देंगे, बाहर से रंग देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर हम इसको अंदर से रंग देते हैं, कहाँ से रंग देते हैं, अंदर से, ठीक है ना, तो अंदर से जब रंग देंगे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, समझिए अवतल का मतलब होता है अवतल, अवतल मतलब होता है धंसा हुआ, धंसा हुआ, ठीक है। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, उठा हुआ या फूला हुआ, या फूला हुआ, ठीक है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया हो गया, अवतल मतलब धंसा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ। देखिए अच्छा से समझिए, इसी तरह से यहाँ भी हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भाग जो है हमारा क्या हो जाएगा, अवतल। अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और ये वाला जो भाग है इधर, जब हम अंदर से इसको रंग देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए इसको अब और अच्छा से समझने के लिए इसको हम अलग अलग यहाँ पर जो बनाए हैं इसमें समझेंगे। देखिए केंद्र से लेकर के, यानी कि गोलीय दर्पण का केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सा टॉपिक बन के आएगा, पहला टॉपिक बन के आएगा वक्रता केंद्र। पहला टॉपिक क्या बन के आएगा, वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तीसरा क्या बन के आएगा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। चौथा बन के आएगा ध्रुव। चौथा क्या बन के आएगा, ध्रुव। तो समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिखते चलिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग ओ से यहाँ पर डिनोट किए हैं। उसी तरह से वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के केंद्र, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, देखिए ये जो सीधी लाइन खींचा हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, या प्रधान अक्ष भी कहा जाता है इसको, और क्या कह सकते हैं, प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो है, ये यहाँ पर जो ये बिंदु है ए का, गोलीय दर्पण के ध्रुव को ही क्या कहते हैं, यही हुआ ध्रुव, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको हम P द्वारा डिनोट करेंगे। इसको क्या, किस चीज से डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पर A ना दे करके P देंगे, यहाँ भी B ना दे करके P देंगे, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के, यानी बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे, हम ध्रुव कहेंगे, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना समझने से हम लोगों को अब क्या फाइनली रूप से क्या मतलब कंक्लूजन निकल रहा है कि गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरा कौन होता है, उत्तल दर्पण। देखिए बहुत आज गर्मी है,
इस गर्मी में हम जो है एकदम पूरा भीग चुके हैं पसीना से। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि अगर मैं चाहता तो 1-2 वीडियो में ही इस लेसन को पूरा समाप्त कर देता, लेकिन अच्छा से डीपली पढ़ाने की वजह से जो है ना थोड़ा सा वीडियो का पार्ट ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, और थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अवतल दर्पण और दूसरा कौन होता है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। समझ में आ गया? अब देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा कितना आसान है। जब ये इसका अर्थ समझ लीजिएगा ना तो ये गोलीय दर्पण के दोनों पार्ट का जो है परिभाषा देना एकदम आसान हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण किसको कहेंगे? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हो। देखिए इधर वाला है रंगा हुआ भाग, तो ये परावर्तक सतह होगा। तो परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ। परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हो, ये देखिए उभरा हुआ है ना, इधर से रंगल है तो ये वाला क्या होगा? उभरले ना होगा। तो ये उभरा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अब समझिए, आप लोग अपने अपने घर में करछुल देखे होइएगा, जिससे जो है कोई चावल वावल दाल वाल निकालते हैं ना, इस तरीका से। तो करछुल देखे होइएगा, करछुल कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है ना। जो इधर धंसा हुआ भाग है, ठीक है, तो इधर से देखिए तो ये हो गया अवतल दर्पण, और इधर से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, है ना। तो इसी तरह का कुछ दर्पण होता है। अवतल दर्पण कैसा रहेगा? धंसा हुआ रहेगा। और उत्तल दर्पण कैसा होगा? उभरा हुआ रहेगा। तो दोनों दर्पण तो समझ में आ गया। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण। अब हम दोनों दर्पण को अच्छा से समझेंगे। ये परिभाषा पूरा बता दिए हैं, इस सबको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। एक एक करके दर्पण को हम लोग अब अच्छा से समझते हैं। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। इसको अलग अलग समझते हैं। पहले देखते हैं हम इस अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को देखिए, ये जो होगा ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, पॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या हो गया? केंद्र, जिसको सेंटर बोलते हैं, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी कि अभी जो इस तरह से हम दर्पण बनाए थे, तो यहाँ से जो यहाँ तक था, है ना, यहाँ पर हम O नाम दिए थे, इसी को न केंद्र कहे थे, केंद्र। तो यही केंद्र को हम यहाँ पर C नाम दिए हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और P मतलब हो गया पॉल, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लोग बोल सकते हैं, पॉल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए P और C को मिलाने वाली सरल रेखा, ये जो सीधी रेखा है, इसी को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। समझ में आ गया। यानी कि गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव, गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव, इस दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव के को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। यानी यहाँ से लेकर के, थोड़ा अच्छा से समझिए, यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ तक की जो दूरी होगा उसी को हम कहेंगे क्या? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या, जिसको शॉर्टकट में R भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना। यानी कि CP बराबर क्या हो गया? C और P बराबर क्या हो गया? त्रिज्या, जिसको हम लोग कहेंगे, त्रिज्या का अंग्रेजी होता है रेडियस, और इसको हम R द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? R के द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे? इसको R के द्वारा डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा, केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है F, इसको कहा जाता है मुख्य फोकस, है ना। F और P के बीच के दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, F, है ना। यानी कि इसका मतलब हो गया F, P और F बराबर क्या हो जाएगा? PF बराबर फोकस दूरी
जिसको हम लोग कौन चीज़ से सूचित करते हैं, छोटा एफ से। छोटा ABCD का जो एफ होता है उसी एफ को कहेंगे क्या, फोकस दूरी। यानी PF बराबर क्या हो गया, फोकस दूरी। अब देखिए ये जो बिंदु था बीच में था, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा ये त्रिज्या 10 होगा तो ये भी 5 होगा, इतना दूर भी क्या होगा, ये 5 होगा और ये भी क्या होगा, 5। ठीक है ना, यानी कि ये बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी मतलब क्या, एफ बराबर r/2 कह सकते हैं कि नहीं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। या नहीं तो ये भी तो बोल सकते हैं, अगर मान लिया जाए आपके सामने में ये 6 दे दे तो इसका मतलब ये भी 6 होगा, और 6 को जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 12। यानी कि हम इस 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। यानी कि ये 6 है तो ये पूरा कितना होगा, 12। कैसे 12 हुआ, तो इसको दुगुना कर देने से। यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, अर्थात r बराबर 2f। फॉर्मूला क्या हो गया, r बराबर 2f। अब देखिए इस पे प्रश्न भी बनता है, ठीक है ना, कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो उसका फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं अभी r बराबर 2f है ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20 बराबर 40 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह का प्रश्न भी आता है एग्जाम में, कई बार पूछ दिया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, फिर अब इस दर्पण में आ जाइए। उत्तल दर्पण है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए जिस तरफ धंसा होता है ना उधर ही सीधेंगे, इसमें भी इधर धंसा है तो इधर सीधेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ये हो गया केंद्र और ये हो गया ध्रुव P। ठीक है ना, इसमें भी वैसे ही होगा, P से लेकर के C तक की दूरी को क्या कहेंगे, R कहेंगे, त्रिज्या। और इसके बीच में एक बिंदु होगा F, अब P से लेकर के F तक के दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी F। सेम टू सेम यही प्रोसेस यहाँ भी होगा। ठीक है, यही प्रोसेस सेम टू सेम यहाँ भी होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये दोनों आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी समझ में आ गया होगा। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए आगे। देखिए ये जो आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, इस तरह से ग्राफ पढ़े हैं, यहाँ x और x डैश होता है, यहाँ y और y डैश होता है, बीच में नॉर्मल पॉइंट यानी कि O होता है। इधर जो लिखते हैं प्लस में सभी मान होता है, इधर जो लिखते हैं माइनस में सभी मान होता है। ऊपर लिखते हैं वो प्लस में होता है और नीचे जो लिखते हैं वो माइनस में सभी मान होता है। ठीक है ना, सेम उसी तरह से हम लोग दर्पण का जो ध्रुव P होता है ना, वहाँ पर हम ग्राफ का केंद्र समझेंगे, यानी कि O समझेंगे। क्या समझेंगे, पोल पर क्या समझना है, दर्पण का ध्रुव यानी कि O समझना है। यहाँ पर मान लीजिए कि O है और यहाँ पर इस तरह से ग्राफ हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये x और इधर x डैश हुआ, तो यहाँ से इधर प्लस में मान लिखेंगे और यहाँ से इधर क्या लिखेंगे, माइनस में मान। ये अवतल दर्पण के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पर इधर जो आएगा जो भी दूरी वो क्या होगा, माइनस में। तो ये गोल अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस। और अवतल दर्पण का त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब बोलिएगा कि क्यों होगा ये ऐसा, माइनस क्यों हुआ। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। क्यों हुआ ऋणात्मक, क्योंकि ये हम लोग जो ग्राफ समझे हुए हैं तो ये माइनस की तरफ है ना। तो ग्राफ में देखिए इधर माइनस होता है कि नहीं, इधर तो प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो ये माइनस की तरफ है, इसीलिए क्या हो गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। अब आ जाइए उत्तल दर्पण पे, यहाँ भी हम लोग ग्राफ के तरह सोचेंगे। यहाँ पर सोचेंगे कि ये इस तरह से लाइन है। अब देखिए इधर तो हम लोग x देते हैं और इधर x डैश देते हैं कि नहीं।
देखिए ये लिखना नहीं है, समझना है, ओनली सिर्फ समझना है। समझिए बातों को, चीज़ों को समझिए बढ़िया से। यहाँ जो है ये मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो उत्तल दर्पण में देखिए ये फोकस दूरी किस तरफ है, प्लस की तरफ है कि नहीं, प्लस की तरफ। और ये तो इधर ना माइनस होता है, तो ये प्लस की तरफ है। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा क्योंकि वो धनात्मक तरफ है। और इसका त्रिज्या भी, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा क्योंकि ये भी तो धनात्मक तरफ है ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक प्रश्न इस पर आता है, आप लोगों को एग्जाम में अच्छा से पूछता है, समझ में अगर आता होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है शेयर कीजिए। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और इस पर लाइक हम ज़्यादा चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, हम पसीना से भीगे हुए हैं। अगर आप लोग जो है ना लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा तो मैं समझूंगा कि ये जो मुझे कष्ट मिल रहा है ये सफल हो गया। ये गर्मी को मैं गर्मी नहीं समझूंगा अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा तो। अब देखिए प्रश्न क्या आ जाता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अब थोड़ा सा समझिए, प्रश्न है ये, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। आप बताइए, आप लोग इसका जो उत्तर बनाइएगा, आंसर बनाइएगा ना, तो आंसर में आप लोग खुद बताइए कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल ना। अवतल दर्पण का फोकस दूरी अभी जस्ट बताए हैं, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ सवाल में कुछ नहीं, प्लस माइनस कभी भी नहीं दिया रहेगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा, -30 हम लिखेंगे। बनाते समय में आप लोग क्या लिखिएगा, -30। क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। और अगर यही उत्तल दर्पण होता तो हम यहाँ पर +30 लिखते, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो 30 लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या ना। तो r बराबर क्या होता है, 2f। तो क्या हो जाएगा, 2 × 30 बराबर 30 दूना 60 सेंटीमीटर, -30 होगा दोस्तों, तो -60 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे हम, अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे, हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। अगला वीडियो जो मेरा आएगा पार्ट 6, उसमें हम r बराबर 2f या इसी को क्या बोलते हैं, f बराबर r/2, इसको हम लोग ज्यामितीय निरूपण करेंगे, या अर्थात इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। और वो भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिया है कि r बराबर 2f सिद्ध करे। अवतल दर्पण में अलग से पूछ देगा या उत्तल दर्पण में अलग से पूछ देगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ये वीडियो पूरा देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। ये वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, इस वीडियो से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा से लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा।